नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका धनु लगन है, तो आपका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होगा वो किस प्रकार का होगा, आपकी चाह किस प्रकार की होगी, आपका रहन सहन किस प्रकार का होगा, जीवन के प्रति आपकी जो दृष्टि है वो किस प्रकार की होगी, जीवन जो है वो आपको किस प्रकार से देखेगा, आपके जीवन के प्रति जो चाह है, जो इच्छा है, वो कौन से क्षेत्र में हो सकती है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यह जो कुंडली है, यह कुंडली धनु लगन की कुंडली है, क्योंकि इसका जो प्रथम भाव है, यह जो भाव है, इसे प्रथम भाव कहा जाता है या फिर इसे लगन भाव भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भी अंक आता है, वह जो कुंडली थे उसी लगन की या फिर राशि की कुंडली कही जाती है। जैसे कि यहाँ पर 9 अंक लिखा गया है, तो 9 जो अंक है वह धनु राशि का अंक है। इसी वजह से यह जो कुंडली है वह धनु लगन की कुंडली है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि यदि धनु लगन की कुंडली में इस धनु लगन का जो स्वामी है गुरु, वह हर एक स्थान में किस प्रकार के जो परिणाम है वो देख सकता है। सबसे पहले हम प्रथम भाव का विचार करेंगे। तो अगर गुरु आपके प्रथम या फिर आपके लगन भाव में यदि गुरु होगा, गुरु यदि आपके लगन भाव में होगा, तो वो जो बात है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होती है। वैसे भी देखा जाए तो आप सभी को पता भी होगा कि गुरु जो ग्रह है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी है। सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ फलदायी यह ग्रह माना जाता है यदि वो लगन के लिए शुभ फलदायी है, तो क्योंकि वृषभ और तुला लगन के लिए जो गुरु ग्रह है वह सबसे ज्यादा अशुभ फलदायी ग्रह माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे अगर प्रथम भाव में यदि गुरु है, तो वे जो लोग होते हैं वो कंटेंट होते हैं, मतलब सेटिस्फाइड होते हैं। कोई भी मतलब इनको अगर देखा जाए, मतलब यदि गुरु आपके लगन भाव में है, तो वे जो लोग होते हैं उनकी जो चाह होती है बहुत बड़ी नहीं होती, जो भी उनको मिलता है उसमें वो कंटेंट होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो काफी अच्छा होता है। दूसरों को मदद करने वाले ये लोग होते हैं, हमेशा हेल्पफुल होते हैं। इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो काफी पवित्र होता है या फिर चारित्रवान होता है। मतलब गलत काम ये नॉर्मली नहीं कहते। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि ये जो ग्रह है, ये गुरु ग्रह करीबन 11.5 महीने तक एक ही राशि में भ्रमण करता है। जो भी स्लो मूविंग प्लेनेट है उसमें सबसे पहले शनि आता है जो कोई 2.5 साल रहता है। उसके बाद गुरु जो है वो आता है जो कि 11.5 महीने रहता है। तो यदि लगन भाव में है तो इस प्रकार की कई कुंडलियां रहेंगे। तो जो भी प्रेडिक्शंस गुरु या फिर शनि के बारे में है वो 100% या फिर 100% लागू होंगे या लागू होंगे ऐसा नहीं है। उसमें बाकी के जो ग्रह है उनका भी सहभाग आता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो गुरु यदि आपके लगन भाव में है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी नीट एंड क्लीन रहते हैं। इनका जो रख रखाव होता है वो भी काफी अच्छा देखा जाता है। ज्ञान के प्रति इनकी जो आस्था होती है वो काफी ज्यादा देखी जाती है। ऐसे जो लोग होते हैं वो धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं। किसी के अपरोक्ष कोई बात बोलना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले होते हैं। मतलब कभी भी ये जो लोग हैं इनसे अगर आप बातचीत करो तो इनके जीवन में क्या नहीं है, इसके अलावा क्या है। यदि देखिए, पहली और दूसरी महत्वपूर्ण बात, गुरु जो है वो आपको बहुत ज्यादा धन नहीं देगा। जिस जिस प्रकार का धन आपको शुक्र दे सकता है, मंगल दे सकता है, उस प्रकार का जो मतलब आजकल के जमाने में धन की जो व्याख्याएं हैं कि बहुत बड़ा धन, बहुत ज्यादा धन होना चाहिए और कम कष्ट में होना चाहिए, तो ऐसी जो बात है वो गुरु नहीं देता। गुरु हमेशा आपको कंटेंट रखता है, समाधान रखता है, सेटिस्फाई रखता है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। तो यदि गुरु आपके लगन भाव में है तो इनकी जो प्रतिमा होती है वो समाज में काफी अच्छी देखी जाती है। गुरु जो है वो आपको प्रसिद्ध बनाता है, फेमस बनाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो काफी अच्छी होती है। सात्विक लोग होते हैं, मतलब सीधे सीधे विचार करने वाले होते हैं, उल्टा विचार ये कभी नहीं करेंगे। डिप्लोमेटिक नेचर, इस प्रकार की जो बातें हैं वो इस गुरु में देखी नहीं जाती, खास करके वो अगर दोनों राशि में आपके लगन में है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो व्यक्ति होते हैं इनके ट्रस्ट वर्दी होते हैं, इनके ऊपर आप विश्वास रख सकते हो और इनका जो जीवन होता है वो काफी ट्रांसपेरेंट होता है। और ये जो व्यक्ति होते हैं किसी की बुराई नहीं करेंगे। यदि भी इनके साथ कुछ बुरा हुआ है तो भी वो भूल जाएंगे और दूसरे व्यक्ति के प्रति हमेशा ब्लेसिंग्स या फिर आशीर्वाद ही देंगे। तो इस प्रकार की यदि गुरु लगन भाव में है और वो अगर धनु राशि का है तो वो शुभ फलदायी होता है, लेकिन पैसे के मामले में नहीं। ये जो
गुरु है वो आपको ज़्यादा धन संपदा नहीं देगा, लेकिन आप सैटिस्फाई रहोगे, आपका जो जीवन है वो चलता रहेगा। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यदि आप इस प्रकार का योग अगर कुंडली में है, तो किसी भी प्रकार के जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो एकदम एक्सट्रीम स्टेज तक इनको नहीं आते, क्योंकि गुरु हमेशा एक आपको शेल देता है, मतलब एक आपको ढाल ऐसी देता है कि किसी भी प्रकार के जो बड़े प्रॉब्लम, चाहे किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो, वो आप पर बुरी तरह से हावी नहीं होते। ये जो गुरु की बहुत अच्छी बात है, जो कि अन्य ग्रह में देखी नहीं जाती। तो लेकिन एक बात है कि दूसरी, अगर इसकी दूसरी जो साइड है वो अगर देखी जाए, तो वे जो व्यक्ति होते हैं जिनका गुरु लगन भाव में यदि धनु राशि में है, तो उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो काफी ज्यादा या फिर बड़ी नहीं देखी जाती। जैसे कि हम सूर्य के बारे में, मंगल के बारे में, या फिर शुक्र के बारे में, जो कि अधिभौतिक सुख के पीछे बहुत होते हैं। गुरु अधिभौतिक सुख के पीछे नहीं होता, वो ज्ञान के पीछे होता है। तो इस प्रकार से इनकी जो पर्सनालिटी है वो नॉर्मली देखी जाती है यदि गुरु आपके लगन भाव में है। मूल नक्षत्र में यदि गुरु है आपके लगन भाव में, धनु राशि में, तो ऐसे जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा कड़वे जो होते हैं, धार्मिक हो सकते हैं। तो ये बात होती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य के बारे में भी ये जो गुरु है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देख सकता है। यदि ये जो गुरु है भावारंभ में होगा, मतलब जो भी आपका उदित लग्न जो अंश होगा वहां पर, या फिर इसके इर्द गिर्द अगर ये गुरु होगा, तो मोटापा जैसी जो बातें हैं वो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो गुरु है धनु राशि का, लगन भाव में शुभ फलदायी माना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि गुरु आपके द्वितीय भाव में होगा, यदि गुरु आपके द्वितीय भाव में होगा, तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो होती है, जो लक्षण होता है, इनको भूख बहुत लगती है। भूख बहुत लगती है, भूख पर कंट्रोल करना इन्हें कठिन जाता है, और मीठा खाना इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। हर एक ग्रह की अपनी अपनी जो बात है देखी जाती है। जैसे कि चंद्र है तो भी मीठा खाना पसंद आता है, शुक्र अगर द्वितीय भाव में है तो इन्हें चटपटा खाना पसंद आता है, मंगल अगर द्वितीय भाव में है तो इन्हें तीखा खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। लेकिन गुरु यदि आपका द्वितीय भाव में होगा, तो इनकी जो भूख होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, और इन्हें मीठा खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। भूख पर कंट्रोल करना थोड़ा कठिन होता है। गुरु अगर आपके द्वितीय भाव में है, तो इनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छी होती है, काफी मतलब मीठी वाणी में देखी जाती है, लेकिन डिप्लोमेसी ज्यादा नहीं देखी जाती। देखिए, मीठी वाणी डिप्लोमेटिक जो विचार वाले व्यक्ति होते हैं उनमें भी देखी जाती है, लेकिन उनमें सेल्फिशनेस होता है, स्वार्थ होता है। तो उस प्रकार का स्वार्थ या फिर सेल्फिशनेस गुरु में नहीं देखा जाता। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, गुरु यदि आपके द्वितीय भाव में है, यहां पर देखिए ये जो गुरु है, ये गुरु द्वितीय भाव में है, मकर राशि में है। तो जो मकर राशि का जो गुरु होता है वो नीच का माना जाता है। लेकिन लग्नेश अगर द्वितीय भाव में होगा, तो वो आपको फाइनेंस या फिर पैसे के मामले में अच्छी बातें दे सकता है। यहाँ पर शनि का विचार भी महत्वपूर्ण है। शनि यदि केतु के साथ है, राहु के साथ है, तो फिर ये आपको ज्यादा पैसे नहीं देगा। लेकिन यदि शनि अगर अच्छा है आपकी कुंडली में, और यदि आपके द्वितीय भाव में जो मकर राशि का गुरु है वो होगा, तो आपको पैसे के मामले में कोई प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएंगे। हमेशा कुछ ना कुछ तो आपको पैसे मिलते ही रहेंगे। तो ये बात होती है गुरु के बारे में। यदि गुरु आपके द्वितीय भाव में अच्छा है, मतलब अच्छे नक्षत्र में है, या फिर शनि आपके अगर कुंडली में अच्छा है, तो अच्छे खानदान में आपका जन्म होता है, या फिर आपका जो चाइल्डहुड या फिर जो बचपन होता है वो काफी अच्छे तरीके से बीत सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो गुरु है वो काफी अच्छा होता है द्वितीय भाव में, यदि शनि अच्छा है तो। यदि यह गुरु राहु के साथ है, केतु के साथ है, तो प्रॉब्लम दे सकता है। केतु के साथ होगा तो खास करके संतान सुख में ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो आध्यात्मिक मार्ग में ज्यादा हो सकते हैं। राहु के साथ यदि गुरु है तो असत्यवाणी जिसे हम कहते हैं, और जो मैंने पहले कहा कि थोड़ा बहुत फिर ये जो कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, और इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी अलग प्रकार की होती है, या फिर वाणी अच्छी देखी नहीं जाती। तो गुरु अगर अच्छा है, जैसे मैंने कहा कि शनि भी अच्छा आपकी कुंडली में, और फिर गुरु आपके द्वितीय भाव में होगा मकर राशि का, तो वे जो व्यक्ति होते हैं, जैसे मैंने इसके शुभ परिणाम गिनवाए, उस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। लेकिन भूख के ऊपर कंट्रोल करना इन्हें काफी, मतलब गुरु यहाँ पर किस प्रकार के भाई हो, गुरु राहु केतु के साथ है, या फिर शनि के साथ है, मंगल के साथ है, तो फिर इनका भूख पर कंट्रोल करना करीबन कठिन हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि गुरु आपके तृतीय भाव में होगा,
गुरु यदि आपके तृतीय भाव में है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी ज्ञान लालसा काफी ज्यादा देखी जाती है। इनकी जो इमेज होती है समाज में वो बहुत ही अच्छी देखी जाती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनमें बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा या फिर बहुत ज्यादा इच्छाएं या फिर उपभोग के संदर्भ में जो बातें होती है वो देखी नहीं जाती। लेकिन इनके पास ज्ञान बहुत होता है। हालांकि इनके पास जो ज्ञान होता है इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है मतलब प्रत्यक्ष रूप में कभी कभी होता बहुत बार ऐसा है कि ज्ञान का हम उपयोग करते हैं पैसा कमाने के लिए या फिर अन्य किसी बातों के लिए। तो ऐसा नॉर्मली नहीं देखा जाता। इनकी जो इनर इंस्टिंक्ट होती है इनकी जो अंत प्रेरणा होती है वो ज्ञान की होती है। इन्हें ज्ञान बहुत आता है या फिर ज्ञानी होते हैं। लेकिन ज्ञान इनका इम्प्लीमेंट प्रत्यक्ष रूप में इसके इसका कुछ उपयोग होगा भी वो कहा नहीं जा सकता। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यदि तृतीय भाव में यदि गुरु है तो भाई बहनों का जो सुख होता है वो काफी अच्छा मिलता है। लेकिन स्कूल कॉलेज इसके जो शिक्षा होती है वो नॉर्मली इजीली पूरी नहीं हो पाती। उसमें किसी ना किसी प्रकार के ऑब्स्टेकल्स वगैरह आ सकते हैं। तो यदि आपके तृतीय भाव में कुंभ राशि का यदि गुरु है तो इस प्रकार की जो बातें या फिर इस प्रकार के जो अनुभव है वो मिल सकते हैं। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो ज्ञान इनको ज्ञान बहुत होता है। जनरल नॉलेज या फिर फिलोसॉफिकल जो ज्ञान होता है वो इनमें बहुत ही अच्छा देखा जाता है। इनका कोई भाई या बहन बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं या फिर शिक्षा के माध्यम या फिर किसी अन्य जो क्षेत्र है इसमें काफी आगे बढ़ सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो ऐसा जो गुरु है वे जो व्यक्ति होते हैं स्वयं के आधार पर आगे नहीं बढ़ेंगे। इनको कोई ना कोई तो मेंटर होना चाहिए या फिर गाइडेंस के आधार पर ये जो व्यक्ति होते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि गुरु आपके चतुर्थ भाव में हुए। देखिए गुरु यदि आपके चतुर्थ भाव में है तो ऐसा जो भावेश विचार है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी कहला जाता है। ये जो योग है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी कहलाता है क्योंकि गुरु जो है वो शुभ ग्रह है स्वयं के राशि में है। तो इनकी जो शिक्षा होती है वो काफी अच्छी होती है। इनके जो संस्कार खास करके इनके जो संस्कार होते हैं वो काफी अच्छे देखे जाते हैं। अब यहाँ पर गुरु के साथ यदि चंद्रमा है शुक्र है तो सोने पे सुहागा। फिर तो आपके घर में सभी प्रकार की जो वस्तु उपभोग के जो वस्तु है वो हो सकते हैं और वो इजीली मिल जाते हैं। जैसे गाड़ी खुद की गाड़ी घर बंगला या फिर पेट्स एनिमल भी आपके घर में हो सकते हैं। ये जो गुरु होता है वो काफी ज्यादा संस्कार क्षम होता है। मतलब ऐसा जो गुरु होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है। इनकी जो वाणी होती है इनका जो सोच होती है जीवन के प्रति इनके जो विचार होते हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हैं काफी ज्यादा फिलोसॉफिकल होते हैं। मतलब थोड़े से शांत होते हैं। जब भी इनसे कोई बात बोली जाए तभी वो अपनी जो बात है वो रख सकते हैं। इनका माँ का जो प्रभाव होता है इन पर वो काफी ज्यादा देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि माँ बहुत ज्यादा शिक्षित होती है लेकिन संस्कारित होती है। और माँ के जो संस्कार होते हैं ये इनमें बहुत ही ज्यादा देखे जाते हैं। नॉर्मली यदि चतुर्थ भाव में यदि मीन राशि का गुरु है या फिर वो रेवती नक्षत्र में है तो फिर इनके घर में भगवान का स्थान हो सकता है या फिर ऐसे कोई बात हो सकती है इनके घर में या फिर पूरे इनका जो घराना जिसे हम कहते हैं इसमें इस प्रकार की बातें हो सकती है जिसकी वजह से इनके ऊपर इसके जो संस्कार है वो काफी ज्यादा देखे जा सकते हैं। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यदि आपके चतुर्थ भाव में मीन राशि का यदि गुरु होगा तो वे जो व्यक्ति होते हैं इनका उच्च शिक्षण काफी अच्छा देखा जाता है। मतलब उच्च शिक्षित होते हैं या फिर उनका उच्च शिक्षण है वो देखा जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो गुरु है वो चतुर्थ भाव में काफी शुभ फलदायी कहा जाता है। और अंतस्पद जीवन जो साल होते हैं या फिर जीवन होता है या फिर बुढ़ापे के जो साल होते हैं वो काफी अच्छे तरीके से बीत सकते हैं यदि आपके चतुर्थ भाव में गुरु है। तो कुल मिला के देखा जाए तो चतुर्थ भाव का जो गुरु है जो कि मीन राशि का है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि गुरु आपके पंचम भाव में है। गुरु यदि आपके पंचम भाव में होगा तो कोई भी ग्रह अगर वो लग्नेश पंचम भाव में है तो वो जो भावेश विचार है वो सबसे ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। और गुरु के लिए भी ये जो बात है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। गुरु यदि आपके पंचम भाव में है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल जो क्षेत्र होते हैं इसमें काफी आगे बढ़ सकते हैं। इसके संदर्भ में जो शिक्षा है वो लेके बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। और शिक्षा के मामले में भी ये जो गुरु है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो लक फैक्टर होता है
वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। मतलब लक फैक्टर इसके संदर्भ में ये बात है कि आपको मेहनत तो उतनी ही करनी है, लेकिन लक जिसे हम कहते हैं वो इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। भाग्य का जो साथ होता है वो काफ़ी अच्छा इनको मिलता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति थोड़ा-सा स्टॉक एक्सचेंज या फिर इस प्रकार की जो बातें हैं, इसमें अपना लक आज़मा सकते हैं, क्योंकि इसमें इनका लक हो सकता है। अब यहाँ पर जो मंगल है, वो कुंडली में किस प्रकार का है, वो भी देखना थोड़ा आवश्यक होता है। लेकिन यदि मंगल आपकी कुंडली में अच्छा है और यदि आपका जो लग्नेश आपके पंचम भाव में है, तो शेयर मार्केट से आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है, या फिर इससे वो इनकम जो है वो काफ़ी अच्छी मिल सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उनकी जो धार्मिक या फिर आध्यात्मिक जो भावना होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। आध्यात्मिक या फिर धार्मिक ये जो लोग हैं, वो देखे जा सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, संतान सुख के बारे में अगर देखा जाए, तो यदि लग्नेश आपके पंचम भाव में है, तो संतान जो सुख है वो काफी अच्छी तरीके से आपको मिल सकता है। खास करके आपकी जो पहली संतान है, वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकती है। अब ये जो नियम है वो महिलाओं के लिए भी लागू होता है। अब यहाँ पर एक जो बात है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है कि यहाँ पर मेष राशि में एक नक्षत्र है जिसे हम कृतिका नक्षत्र, वैसे देखा जाए तो 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो यदि कृतिका नक्षत्र में यदि गुरु है, तो संतान सुख के बारे में यह जो योग है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वाला हो सकता है, क्योंकि संतान सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं यदि गुरु आपके पंचम भाव में कृतिका नक्षत्र का है। तो इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। खास करके जो महिला है उनके बारे में ये बात ज़्यादा हो सकती है कि इनको पहले जो संतान है उसके बारे में सी सेक्शन या फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। लेकिन संतान का जो सुख होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकता है यदि आपके पंचम भाव में कृतिका नक्षत्र का यदि गुरु है। तो कुल मिला के देखा जाए तो लग्नेश जो पंचम भाव में है, मतलब लग्नेश गुरु आपका पंचम भाव में मेष राशि में होगा, तो वो जो योग है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे वे जो लोग होते हैं वो टीचिंग फैकल्टी या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर कॉमर्स के क्षेत्र में ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब बैंकिंग, एजुकेशन, टूरिज्म, इस प्रकार हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इस प्रकार की जो इंडस्ट्रीज है इसमें ये वे जो योग है, मतलब ज्ञान प्राप्ति के जो योग है उसमें हो सकते हैं। उसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक भी जा सकते हैं, जैसे हम सिविल सर्विसेज कहते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स कहते हैं, उसमें खास करके गुरु यदि अश्विनी नक्षत्र में है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी काफी आगे तक बढ़ सकते हैं। इनमें और एक जो बात होती है रिलेशनशिप के मामले में, देखिए अगर गुरु आपके पंचम भाव में मेष राशि में होगा, तो रिलेशनशिप के मामले में देखा जाए तो रिलेशनशिप के मामले में वे जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, लेकिन अगर वो रिलेशनशिप में आते हैं तो वो जो रिलेशनशिप है वो काफी आगे तक वो निभाएंगे और उसमें काफी सीरियस भी होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप जस्ट फॉर टाइम पास या फिर अट्रैक्शन की वजह से हुआ है, उससे पीछे उनकी जो सोच होती है वो काफी इन डेप्थ देखी जाती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो लग्नेश मतलब धनु लगन है, और लग्नेश यदि आपके पंचम भाव में होगा तो वो शुभ फलदायी माना जाता है। जो भी हमने बातें की इसके संदर्भ से कृतिका नक्षत्र के बारे में आपको थोड़ा सा देखना होगा। इस गुरु के साथ यदि राहु है, शनि है, हर्षल, नेपच्यून है, तो संतान सुख में वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस वाला हो सकता है, या फिर स्वास्थ्य के बारे में भी ये जो गुरु है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो गुरु है वो आपके पंचम भाव में शुभ फलदायी कहलाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि गुरु आपके षष्ठ भाव में होगा। षष्ठ भाव जिसे रोग और शत्रु स्थान भी कहते हैं, तो यदि जो गुरु है वह गुरु यदि आपके षष्ठ भाव में है तो वो शत्रु राशि में है, मतलब वो वृषभ राशि में है, शत्रु राशि में है, तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य के बारे में कुछ गंभीर समस्याएं आपको हो सकती है। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात भी महत्वपूर्ण है जो कि मैंने शुरुआत में कही कि ये जो गुरु है वो स्लो मूविंग प्लेनेट है, करीबन 11.5 महीने तक ये आपके षष्ठ भाव में या ये आपके किसी भी भाव में रह सकता है, किसी भी राशि में होता है। तो करीबन यदि गुरु आपके षष्ठ भाव में वृषभ राशि का होगा तो पूरी तरह से ये नहीं मानना कि फिर स्वास्थ्य के बारे में कई बार गंभीर समस्याएं होती है, हो सकती है, ऐसा नहीं है। इसके लिए शुक्र कैसा है ये भी देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब ये शुक्र की राशि में आता है तो शुक्र कुंडली में किस प्रकार का है ये भी थोड़ा देखना
आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो गुरु है आपके षष्ठ भाव में शुभ माना नहीं जाता। स्वास्थ्य के बारे में कुछ समस्याएं हैं वो सामने आ सकती है, खास करके ये जो गुरु है ये कृतिका नक्षत्र में है, तो वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको स्वास्थ्य के बारे में देने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। वो घर का सुख कम मिलना, आपकी जो माता है उनकी भी स्वास्थ्य के बारे में जो गंभीर समस्याएं हो सकती है यदि कृतिका नक्षत्र में शुक्र है तो। यदि यदि तो वो यह जो शुक्र है, यह शुक्र यदि रोहिणी नक्षत्र में है या फिर मृग नक्षत्र, खास करके रोहिणी नक्षत्र में है, तो स्वास्थ्य के बारे में ऐसी समस्या बहुत ज्यादा अधिभौतिक सुख के कारण होने वाली जो भी स्वास्थ्य की समस्या है, जैसे कि मोटापा है या फिर मधुमेह, जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है, इस प्रकार की जो बातें, इस प्रकार के जो रोग है वो हो सकते हैं। खास करके इसके साथ यदि गुरु है या खास करके इसके साथ यदि राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून या फिर शनि जैसे यदि ग्रह रहेंगे तो स्वास्थ्य के बारे में जो प्रॉब्लम है थोड़े बढ़ सकते हैं। खास करके राहु के बारे में ये जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा, और राहु अगर गुरु के साथ है, इस भाव में, युति में है, तो फिर इस प्रकार की समस्याएं वो देख सकती है जिसका कोई निदान नहीं हो रहा है। मतलब डॉक्टर से भी इसका कुछ निदान नहीं हो रहा है। इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार की जो लक्षण है वो दिखाई दे सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गुरु यदि रोहिणी या फिर मृगशीर्ष नक्षत्र में है तो वो बहुत ज्यादा अशुभ फलदायी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर करीबन 10 अंश जो है, करीबन 1/3 जो राशि है वो कृतिका नक्षत्र में आते हैं। तो कृतिका नक्षत्र में यदि गुरु है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस वाला हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे यदि गुरु आपके सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव को जाया भाव भी कहा जाता है, या फिर सप्तम भाव को आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी रिलेट किया जा सकता है। यहाँ पर एक चूक नॉर्मली होती है कि गुरु या फिर शुक्र जैसे जो शुभ ग्रह या फिर चंद्रमा जैसे, खास करके गुरु के बारे में यदि सप्तम भाव में है तो बहुत अच्छा होगा कि सप्तम भाव से रिलेटेड आपको बहुत अच्छा विवाह सुख मिलेगा। लेकिन यहाँ पर और एक थोड़ा विचार महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि जो गुरु है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, करीबन 11.5 महीने तो वो एक ही राशि में रहता है। तो यदि सप्तम भाव में, मिथुन राशि में कई ऐसी कुंडलियां हैं जिनकी कुंडली में गुरु सप्तम भाव में होगा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सभी लोगों को अच्छा जो सुख है वो मिल सकता है। यहाँ पर बुध का विचार भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, मतलब गुरु जो है वो बुध के राशि में आता है। तो बुध किस प्रकार का है, कुंडली में वो वक्री है, स्तंभी है, या फिर शत्रु राशि में है, शत्रु ग्रहों के साथ है, ये जो सभी बातें हैं वो थोड़ी जान लेना ज्यादा आवश्यक है। तो सिर्फ और सिर्फ गुरु आपके तृतीय, मतलब सप्तम भाव में तृतीय राशि में, मतलब मिथुन राशि में होगा तो वो शुभ माना नहीं जाता। का बहुत ज्यादा जिसके जो क्राइटेरिया है वो देखने चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है कि यदि गुरु आपके सप्तम भाव में यदि मिथुन राशि में होगा तो आपको मिलने वाले जो व्यक्ति होंगे वो सुसंस्कारित होंगे, या फिर शिक्षित होंगे, या फिर अच्छे खानदान से रिलेट करने वाले होंगे। या फिर 3 नक्षत्र आते हैं, मृग, आद्रा और पुनर्वसु। खास करके मृग और पुनर्वसु नक्षत्र में यदि गुरु है तो वो काफी अच्छा माना जाता है। जैसे मैंने अभी कहा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे वो काफी सोच समझ वाले होंगे, फिलोसॉफिकल होंगे, या फिर इनके संस्कारित फैमिली से वो रिलेट करने वाले होंगे। और खास करके ये जो व्यक्ति रहेंगे इनका जो भी कार्य क्षेत्र है वो भी उसी प्रकार का हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो थोड़ा सा इन डेप्थ जाके इसके बारे में सोच होनी चाहिए कि मिथुन राशि का गुरु है, गुरु सप्तम भाव में है तो अच्छा ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ सोच होनी ज्यादा आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि गुरु आपके अष्टम भाव में होगा। साधारणतः कहा जाता है कि जो गुरु है वो कर्क राशि में उच्च का माना जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर वो तो उच्च का होता है, लेकिन ये जो भाव है मतलब अष्टम भाव, इसे अशुभ भाव कहा जाता है, इसे मृत्यु स्थान भी कहा जाता है। तो ये जो गुरु है वो पूरी तरह से शुभ फलदायी नहीं होगा। अशुभ फलदायी आपके स्वास्थ्य के बारे में खास करके हो सकता है। अब यहाँ पर पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा, ये 3 नक्षत्र आते हैं। इसमें जो आश्लेषा नक्षत्र है वो अशुभ फलदायी होता है। तो यदि आश्लेषा नक्षत्र में यदि गुरु है तो वो अशुभ फलदायी माना जाएगा, वो शुभ फलदायी नहीं माना जाएगा। इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। पुनर्वसु या फिर पुष्य नक्षत्र में होगा तो थोड़ा बहुत शुभ फलदायी होगा। शुभ फलदायी इस मामले में कि आपको इजी मनी जीवन में बहुत अच्छे मिल सकते हैं, वो बात है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, एक बात और एक जान लीजिए कि कोई भी जो ग्रह होता है कुंडली में वो पूरी तरह से शुभ फलदायी या फिर पूरी तरह से अशुभ फलदायी नहीं होता। उसको प्राप्त हुए राशि, नक्षत्र, योग, उसके जो दैनिक गति है वो नवमांश
और चंद्र कुंडली में वो किस प्रकार का है, इसके बाद ही इसकी जो वैल्यू होती है वो तय होती है। तो पूर्णतः वो शुभ या फिर पूर्णतः वो अशुभ ऐसे माना नहीं जाता, उसका थोड़ा सा विचार, इन डेप्थ विचार थोड़ा आवश्यक होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि वो शुभ फलदायी भी हो सकता है, मतलब आपको मिलने वाला जो ससुराल है, जो इन लॉज है, इनके जो आर्थिक स्तर है वो काफी काफी अच्छा देखा जा सकता है, या फिर सुसंस्कारित वो फैमिली हो सकती है, यदि जो गुरु है वो गुरु कर्क राशि में पुनर्वसु या फिर पुष्य नक्षत्र में है तो ये बात है। लेकिन यदि आश्लेषा नक्षत्र में होगा तो वो अशुभ फलदायी होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि गुरु आपके भाग्य भाव में होगा। यदि जो गुरु है, ये गुरु यदि आपके भाग्य भाव में होगा तो ऐसे जो योग होते हैं, मतलब लग्नेश भाग्य भाव में, अभी भाग्य से रिलेट करने वाला आपको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि यदि लग्नेश भाग्य भाव में होगा तो वो शुभ फलदायी होता है। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको जीवन में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलती है, जीवन में काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। खास करके मघा नक्षत्र में यदि गुरु है तो वो कड़वे धार्मिक हो सकते हैं, ये बात होती है। मतलब रिचुअल्स वगैरह वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में करते हैं, और इनको किसी मतलब धार्मिक जो अनुभव है वो भी मिल सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी कमांडिंग नेचर इनमें देखा जाता है। कई दफा आपने देखा होगा कि जो कड़वे जो धार्मिक होते हैं वो थोड़े से कमांडिंग होते हैं, मतलब अपनी बात सामने वाले पर थोप देते हैं या फिर मनवा के रहते हैं, और इनका खुद का जीवन भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट या फिर डिसिप्लिन रहता है। तो उस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो हो सकते हैं यदि मघा नक्षत्र में यदि आपके गुरु है। पूर्वा या फिर उत्तरा नक्षत्र में है तो वो आधिभौतिक जो जीवन है या फिर सांसारिक जो जीवन है उसमें काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। खास करके पूर्वा नक्षत्र में यदि गुरु है तो इस प्रकार की जो बातें होती है वो हो सकते हैं। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको भाग्य का साथ काफी अच्छा मिल सकता है। मतलब कई दफा आपने देखा होगा कि कई जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिलता। लेकिन गुरु यदि आपके भाग्य भाव में खास करके पूर्वा नक्षत्र में है, पूर्वा या फिर उत्तरा नक्षत्र में है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अधिभौतिक सुख इनको काफी अच्छे मिलते हैं, या फिर सांसारिक जो जीवन होता है उसमें इनकी जो ग्रोथ होती है वो काफी अच्छी देखी जाती है। यदि मघा नक्षत्र में यदि गुरु है तो इनकी जो आध्यात्मिक या फिर धार्मिक जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी देखी जाती है। थोड़े से कमांडिंग नेचर के होते हैं और अपनी बात दूसरों से मनवा कर रहे थे, तो ये बात इनमें देखी जाती है। इनका जो ट्रैवलिंग होती है या फिर परदेश गमन होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। शिक्षा के मामले में भी ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफी आगे बढ़ते हैं। आजकल के ज़माने में ये जो प्रश्न है काफ़ी पूछा जाता है कि मेरा परदेश गमन हो सकता है कि नहीं। तो इस प्रकार के योग होंगे तो परदेश गमन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। इसके साथ और भी थोड़े दो तीन योग है, मतलब आपका व्यय किस प्रकार का है, आपका तृतीयेश किस प्रकार का है, ये भी थोड़ा जान लेना आवश्यक होता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो लग्नेश गुरु यदि आपके भाग्य भाव में जो है वो सिंह राशि में होगा तो वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो सकता है परदेश गमन के मामले में भी। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि ये जो गुरु है, ये गुरु यदि आपके दशम भाव में होगा। गुरु यदि आपके दशम भाव में कन्या राशि में होगा तो आपको आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, आपका जो भी करियर है, इसके बारे में बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। खास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो एजुकेशन या फिर बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। या यहाँ पर जो नक्षत्र आते हैं वो उत्तरा, हस्त और चित्रा। हस्त नक्षत्र में यदि गुरु है तो वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी कहा जाएगा। जो मैंने अभी जो बातें गिनवाई, मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो एजुकेशन के मामले में या फिर इंटेलेक्चुअल फील्ड जो भी है इसमें, या फिर कंसल्टिंग के फील्ड में वो जो व्यक्ति है वो आगे बढ़, टीचिंग फील्ड, कंसल्टिंग फील्ड, इस प्रकार के जो क्षेत्र है उसमें वे जो व्यक्ति होते हैं आगे बढ़ते हैं। और साधारणतः इनको यहाँ वे लोग जहाँ पर भी नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं वहां पर के जो इर्द गिर्द जो लोग सहकर्मी होते हैं वो उनको काफी अच्छी तरीके से मदद कर सकते हैं या फिर मिलते भी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यदि जो लग्नेश है गुरु यदि आपके दशम भाव में होगा तो वो शुभ फलदायी कहा जाएगा। करियर के मामले में बहुत ज्यादा बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई नहीं देंगे। अब यहाँ पर इसके साथ जो बुध है वो होगा तो वो जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं इनके करियर के मामले में। खास करके इनका जो करियर है वो इंटेलेक्चुअल लेवल का हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो गुरु है ये गुरु आपके लाभ भाव में होगा। यदि जो गुरु है यह गुरु यदि आपके लाभ भाव में होगा, तुला राशि में यदि वो लाभ भाव में होगा
तो आपके लाभ के बारे में आपको कुछ अच्छी बातें या फिर अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है, लाभ मिल सकते हैं। जो भी आप काम करोगे उससे भी आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिल सकते हैं। खास करके ऐसा जो गुरु है, वो गुरु थोड़ा सा इनका जो रहन सहन होता है वो थोड़ा सा फ्लैशी होता है, वो ये बात इनमें देखी जाती है। लेकिन लाभ स्थान में यदि गुरु है तो बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। यदि इस गुरु के साथ राहु केतु हर्षल, खास करके राहु और केतु होगा तो वो थोड़ा प्रॉब्लम आपको दे सकता है। राहु केतु या फिर मंगल भी होगा तो भी थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको दे सकता है प्रत्यक्ष लाभ के बारे में। या फिर खास करके गुरु और राहु की युति होगी तो मित्रों से लाभ तो दूर, लेकिन मित्रों से आपको नुकसान ही होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेकिन गुरु यदि आपके लाभ भाव में होगा तो वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होता है। यदि गुरु स्वयं अकेला है इस राशि में तो वो शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि गुरु आपके व्यय भाव में, मतलब ये जो गुरु है ये गुरु आपके व्यय भाव में वृश्चिक राशि में है। व्यय भाव का जो गुरु है वो यदि वृश्चिक राशि में होगा तो यहाँ पर दो बातें हैं, वो थोड़े से ध्यान में लीजिए कि वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। उसमें जो विशाखा या फिर ज्येष्ठा जो नक्षत्र है वो गुरु के लिए अच्छे नहीं माने जाते। स्वास्थ्य के बारे में गंभीर समस्याएं आपके सामने आ सकती है। यदि ये जो गुरु है ये गुरु यदि विशाखा नक्षत्र में है तो आपके संतान सुख के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ये और विशाखा नक्षत्र का जो गुरु है वो थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन भी होता है, तो शारीरिक समस्याएं भी काफी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर अन्य जो शुक्र ग्रह है इसका भी विचार थोड़ा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र का जो गुरु है वो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यदि अनुराधा नक्षत्र में है तो वो काफी अच्छा देखा जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो रिलेशनशिप में काफी जल्दी आ जाते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मतलब गुरु यदि आपके व्यय भाव में अनुराधा नक्षत्र में है तो परदेश गमन होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। और मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो गुरु किसी भी नक्षत्र में है आपके व्यय भाव में तो फिर आपको आप बहुत ज्यादा रिचुअल्स आप करने वाले होंगे, धार्मिक आध्यात्मिक आप व्यक्ति हो सकते हो। अब ये इस गुरु के साथ यदि राहु केतु या फिर शनि जैसे ग्रह है तो फिर कर्जा होना या फिर कर्जे में फंस जाना, बंधन योग जिसे हम कहते हैं, कोर्ट वगैरह, इस प्रकार की जो बातें हैं, कॉम्प्लिकेशंस है, इसमें जो व्यक्ति है वो फंस सकते हैं। तो ये भी बात जान लेना थोड़ी ज्यादा आवश्यक है। यदि गुरु के साथ मंगल है तो आध्यात्मिक तौर पर ये वे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बात, और इस गुरु के साथ यदि केतु है तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं, योगी हो सकते हैं, सन्यासी भी हो सकते हैं। उस हद तक वो जो बात है वो काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। यदि आपके भाग्य भाव में ये जो गुरु है, ये गुरु यदि आपके भाग्य भाव में जो राशि है सिंह राशि, इसमें वर्गोत्तम भी होगा तो भी संन्यास्त के योग बनते हैं। यहाँ पर मतलब मेष राशि में यदि गुरु जो है वो वर्गोत्तम होगा तो भी संन्यास्त के योग बनते हैं। मेष राशि में गुरु केतु योग भी होगा तो भी संन्यास्त के योग बनते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो यदि गुरु आपका, मतलब आपका यदि धनु लगन है तो गुरु हर एक भाव में किस प्रकार के परिणाम देगा इसके बारे में हमने इस वीडियो में ये विचार रखे हैं। आपके ये वीडियो कैसे लगा, आपका अनुभव, आपके विचार क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।